नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला 4 को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी यह प्रश्न श्रृंखला टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। और इसमें आज हम प्लेटो पर फिर 15 क्वेश्चन करेंगे, प्लेटो भाग 3 में। इससे भाग 1 और भाग 2 में हमने 15-15 अर्थात कुल 30 प्रश्न किए हैं और आज फिर हम 15 प्रश्नों को करेंगे। और इस प्रश्न श्रृंखला 4 अर्थात प्लेटो भाग 3 में आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। तो क्या है इस प्रश्न में, हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? और विकल्प क्या है? ए सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी उपर्युक्त दोनों और डी दोनों में से किसी पर नहीं। इसका मतलब है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्लेटो सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देता है या व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है या दोनों पर देता है या दोनों में से किसी भी प्रकार की शिक्षा पर बल नहीं देता। तो यदि हम प्लेटो के शिक्षा योजना को अच्छी तरह से समझ लें तो इस प्रश्न को और आने वाले ढेर सारे प्रश्नों का हल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसे कुछ देर के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, जिससे कि इस बोर्ड पर हम आपको अच्छे से विस्तार से प्लेटो की शिक्षा योजना को समझा दें। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप इसको बैक करके देख सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा के इस पर हम प्लेटो की शिक्षा योजना को एक बार विस्तार से समझा देते हैं, तो फिर हम ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्लेटो की शिक्षा योजना को देख लेते हैं। क्या है प्लेटो की शिक्षा योजना? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना क्यों दी थी? क्योंकि वो आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था और इसके लिए वह चाहता था कि अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों शिक्षित होना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि वास्तव में जो शिक्षा है वह शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। घर में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए बल्कि राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए और औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा दोनों दी जानी चाहिए, लेकिन औपचारिक शिक्षा पूरी तरह से विद्यालयों में दी जानी चाहिए। तो प्लेटो ने एक विस्तृत शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी जिसे उसने 2 भागों में बांटा था। पहला औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या सैद्धांतिक शिक्षा। और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा। उसने जो शिक्षा देने की बात कही वह शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए, केवल अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग का अर्थ क्या था? शासक और सैनिक दोनों को वह संयुक्त रूप से अभिभावक वर्ग कहता है। यह वास्तव में राज्य के अभिभावक हैं, शासक और सैनिक दोनों। और इसके साथ वह यह शिक्षा पुरुष और महिला दोनों के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए शिक्षा की बात करता है। अर्थात
प्लेटो स्त्री शिक्षा का समर्थक। तो इसने कहा कि यह शिक्षा समाज के 3 वर्गों, कौन कौन से, शासक, सैनिक और उत्पादक में से केवल 2 वर्गों अर्थात सैनिक और शासक, जिनको संयुक्त रूप से अभिभावक वर्ग कहता है, इनके लिए होगी, लेकिन अभिभावक वर्ग के सभी पुरुष और सभी महिलाओं के लिए यह शिक्षा होगी। वो कहता है कि यह शिक्षा 2 तरह से होगी, एक सैद्धांतिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाएगी, और दूसरा व्यवहारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा जो समाज में लेना पड़ेगा। इसने इसके लिए समय निर्धारित किया। सैद्धांतिक शिक्षा वह कहता है जन्म से लेकर 35 वर्ष की आयु तक, कहता है कि यह सैद्धांतिक शिक्षा जो होगी वह किसी भी बच्चे के जन्म से शुरू हो जाएगी और 35 वर्ष की आयु तक चलेगी। और व्यवहारिक शिक्षा के बारे में वो कहता है यह 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक चलेगी। अब उसने औपचारिक शिक्षा को फिर 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग? एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का समय उसने क्या रखा? जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु। 20 वर्ष की आयु कहता है यह शिक्षा जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक है, और उच्च शिक्षा 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु। इस प्रारंभिक शिक्षा को उसने फिर 3 भागों में बांटा। कौन से 3 भाग? जन्म से 6 वर्ष, और दूसरा 6 से लेकर 18 वर्ष, और तीसरा 18 से 20 वर्ष। वह कहता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक किसी भी बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। 6 से लेकर 18 वर्ष तक वह कहता है कि इस उम्र में किसी भी बच्चे को बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा दी जानी। 18 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक वह कहता है कि इसमें सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सैनिक। इसके बाद वह कहता है कि 20 वर्ष की आयु में परीक्षा आयोजित की जाए। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, प्लेटो की शिक्षा योजना उससे कहीं भी पीछे नहीं है। वह कहता है 20 वर्ष की आयु में परीक्षा कराई जाए, और परीक्षा का परिणाम क्या होगा? या तो कोई व्यक्ति फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, या पास हो जाएगा। अर्थात या तो अनुत्तीर्ण होगा या उत्तीर्ण होगा। जो फेल हो जाएगा वो कहता है कि ये सैनिक नहीं बन सकता, इसे उत्पादक वर्ग में रख दिया जाए, क्योंकि यह अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जो पास होता है, उत्तीर्ण होता है, उसके लिए वह 2 विकल्प देता है। क्या कहता है कि या तो वह सैनिक वर्ग में शामिल हो जाए, सैनिक बन जाए, या फिर उच्च शिक्षा के लिए आगे चला जाए। प्लेटो कहता है कि जो पास हो गया, जो उत्तीर्ण हो गया, उसके पास में 2 विकल्प हैं, और जो अनुत्तीर्ण है उसके पास कोई विकल्प नहीं। वो चाहे व्यापार का कार्य करे, उत्पादन का कार्य करे। लेकिन जो उत्तीर्ण है वह चाहे तो सैनिक बन जाए, क्योंकि उसने सैनिक शिक्षा पूरी कर ली है और ये परीक्षा पास कर ली है। लेकिन यदि वह चाहे तो उच्च शिक्षा के लिए आगे चला जाए। अब उच्च शिक्षा को भी उसने 2 भागों में बांटा।
20 से 30 वर्ष की आयु तक, और 30 से लेकर 35 वर्ष की आयु तक। 30 से लेकर 35 वर्ष की आयु तक क्या कहता है? 20 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक क्या शिक्षा दी जानी चाहिए? गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए, ज्योतिष की शिक्षा दी जानी चाहिए, और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जानी चाहिए। वह कहता है कि गणित की शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। प्लेटो कहता है कि गणित ऐसा विषय है जो मानव आत्मा को प्रकाशित कर देता है, और इसीलिए उसने अपने विद्यालय एकेडमी, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसके गेट पर उसने लिखाया था कि जो लोग ज्यामिति से अपरिचित हैं वो इस एकेडमी में प्रवेश ना करें, क्योंकि वह कहता था कि गणित मानव आत्मा को प्रकाशित करने वाला विषय है। तो प्लेटो कहता है कि ये इनकी 3 विषयों की शिक्षा दी जाए, और उसके बाद 30 वर्ष की आयु में फिर से परीक्षा कराई जाए। अर्थात प्लेटो ने देखिए 2 बार परीक्षा की बात की, एक 20 वर्ष की आयु में और दूसरा 30 वर्ष की आयु में। इसमें वो कहता है कि जो लोग अनुत्तीर्ण हो जाएं, अर्थात फेल हो जाएं, वो सैनिक वर्ग में चले जाएं, क्योंकि उच्च शिक्षा को प्राप्त करके उस परीक्षा को पास करने में वह असमर्थ हो गए। लेकिन सैनिक शिक्षा ग्रहण करके सैनिक शिक्षा की परीक्षा वह पास कर चुके हैं, तो वह सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जो पास हो गए वह अब क्या होगा? उच्च शिक्षा के दूसरे चरण में चले जाएंगे, अर्थात 30 से 35 वर्ष की आयु की शिक्षा लेंगे। और इसमें कौन सी शिक्षा दी जाएगी? दर्शन की शिक्षा और द्वंद्ववाद की शिक्षा। दर्शन और द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाए। अब इसके बाद वह कहता है 35 वर्ष की आयु में जब यह शिक्षा पूरी हो जाएगी तो अब कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि यह व्यक्ति वास्तव में दार्शनिक मान लिया जाए। और प्लेटो ने कहा कि जो आदर्श राज्य होगा उसका, वह आदर्श राज्य का शासक वास्तव में दार्शनिक ही होगा। तो उसने कहा कि जिसे शासक बनना है उसे 35 वर्ष से 15 वर्ष तक समाज में रहकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि अभिभावक वर्ग, जिसमें शासक और सैनिक दोनों शामिल हैं, ये अपनी संपत्ति नहीं रखेंगे और अपना परिवार नहीं रखेंगे। तो प्लेटो कहता है कि लेकिन इन्हें सामान्य जन की समस्याओं से अवगत होना अनिवार्य है, और इसलिए वह 35 से लेकर 50 वर्ष अर्थात कुल 15 वर्ष की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज में रहेंगे, जिसे उसने कहा कि यह वास्तव में अनौपचारिक रूप से होगी, क्योंकि इसके लिए कोई विद्यालय नहीं होगा। समाज में जगह जगह रह के वह अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और उसके बाद वह शासक बन सकते हैं। अर्थात यह अनौपचारिक शिक्षा वह केवल शासक वर्ग के लिए निर्धारित करता है, केवल शासक वर्ग। इस प्रकार हम देखते हैं प्लेटो की जो शिक्षा योजना है बड़ी विस्तृत शिक्षा योजना है। जन्म से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में शिक्षा देने की बात करता है, और उसकी शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, लेकिन उसकी शिक्षा अभिभावक वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से है। और वह शिक्षा को दोनों भागों को शामिल करता है, सैद्धांतिक शिक्षा को भी शामिल करता है और व्यवहारिक शिक्षा को भी शामिल करता है। और उसकी सैद्धांतिक शिक्षा जो है वह जन्म से शुरू होती है, 35 वर्ष की आयु तक चलती है, और यह शिक्षा 2 भागों में विभाजित होती है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा भी वास्तव में 3 भागों में विभाजित करता है प्लेटो। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में नैतिक शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा। इस तरह से प्लेटो ने नैतिक शिक्षा का भी समर्थन किया। और दूसरा, 6 से 18 वर्ष में वह बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा देने का समर्थक है। और उस समय बौद्धिक शिक्षा कहां दी जाती थी? एथेंस में। शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था स्पार्टा में। इस प्रकार प्लेटो ने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा दोनों का समन्वय किया,
और उसने शारीरिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला अवश्य होनी चाहिए। वह व्यायामशाला बनाने का समर्थन करता है, वह नैतिक शिक्षा का समर्थन करता है, वह पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा देने का समर्थन करता है और फिर वह 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा का समर्थन कर रहा है। इसके साथ उसने उच्च शिक्षा में गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और द्वंद्ववाद की शिक्षा का समर्थन किया है। तो आपके प्रश्न नंबर 1 में जो पूछा गया है कि प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा, अर्थात उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी, उपर्युक्त दोनों। और इसके बाद में फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जिसमें इससे जुड़े हुए कई प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में प्लेटो की शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहले क्या कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, अर्थात 4 विकल्पों में से 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य। हम इन चारों कथनों का परीक्षण कर लेते हैं। क्या है विकल्प में, वह बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समर्थक है। अभी प्रश्न 1 की व्याख्या के दौरान हमने प्लेटो की पूरी शिक्षा योजना को समझा और उसमें हमने क्या पाया कि वह बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समर्थन कर रहा है, अर्थात यह कथन सत्य है। दूसरा क्या है, डी, वह व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। यह वास्तव में एक बात सच है कि उसने व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा नहीं माना, उसने बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन वह व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता और व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त किए व्यक्ति को वह शासक बनने का अधिकार भी नहीं देता। तो अर्थात यह भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, वह व्यवसायिक शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। ठीक क्या है, वह पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल किए जाने का समर्थन करता है, यह भी सच है। उसने कहा कि नैतिक शिक्षा बच्चे को प्रारंभ से ही देनी चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही एक अच्छा शासक बन सकता है। तो वह पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल किए जाने का समर्थन करता है। और चौथा क्या है, वह समाज के सभी वर्गों की शिक्षा का समर्थक है। ये सही नहीं है, वह सभी वर्गों की शिक्षा का समर्थक नहीं है, वह केवल अभिभावक वर्ग की शिक्षा का समर्थक है, केवल अभिभावक वर्ग की शिक्षा का समर्थक है। और अभिभावक वर्ग में वह किसको शामिल करता है, शासक को और सैनिक को। किसको किसको, सैनिक और शासक, 2 वर्गों को शामिल करता है। और वह इन्हीं दोनों वर्गों अर्थात अभिभावक वर्ग की शिक्षा का समर्थक है, सभी वर्गों की शिक्षा का समर्थक नहीं है, अर्थात विकल्प डी गलत है, विकल्प डी असत्य है। और आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी असत्य है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या है। इस प्रश्न में किसने प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना करते हुए कहा कि, क्या कहा, यह राज्य के हितों पर स्वतंत्र प्रतिभा की बलि है। किसने प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना करते हुए यह कहा कि यह राज्य के हितों पर स्वतंत्र प्रतिभा की बलि। और विकल्प क्या दिया गया है, ए अरस्तु, बी मैक्सी, सी कार्ल पॉपर और डी रूसो। इसकी आलोचना की थी कार्ल पॉपर ने, और कार्ल पॉपर ने ही कहा था कि प्लेटो की शिक्षा योजना वास्तव में राज्य की स्वतंत्र प्रतिभा पर, राज्य के हितों पर व्यक्ति की स्वतंत्र प्रतिभा की बलि है। वह कहता है कि राज्य के हितों के लिए इतना प्लेटो ध्यानाकर्षित हो गया है
कि वह लोगों की स्वतंत्र प्रतिभा को नष्ट कर देना चाहता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्ल पॉपर। और अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, इस प्रश्न में क्या है? किसने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला अवश्य होनी चाहिए? और विकल्प क्या है? ए थ्रेसीमेकस, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना दी, उस शिक्षा योजना में उसने स्पार्टा से शारीरिक शिक्षा को लिया था और वो कहता था कि शारीरिक शिक्षा देना बिल्कुल अनिवार्य है, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में एक व्यायामशाला अवश्य होनी चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि प्रत्येक विद्यालय में व्यायामशाला अवश्य होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। क्या है अगले प्रश्न? प्लेटो ने साम्यवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नगर राज्य के सामाजिक जीवन से प्रभावित है? प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा, प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा, प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नगर राज्य के सामाजिक जीवन से प्रभावित है? और विकल्प क्या दिया गया है? ए एथेंस, बी स्पार्टा, सी मैसेडोनिया और डी उपर्युक्त सभी के। तो प्लेटो के ने जो साम्यवाद दिया वह वास्तव में स्पार्टा के सामाजिक जीवन से प्रभावित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पार्टा। स्पार्टा में साम्यवादी शासन व्यवस्था कुछ रूपों में दिखाई देती थी। इससे प्रभावित होकर प्लेटो ने अपनी साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पार्टा। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? प्लेटो ने साम्यवाद को कितने भागों में विभाजित किया है? और विकल्प क्या है? 2, बी है विकल्प 3, सी विकल्प है 4 और डी है 5। तो वास्तव में प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया उसको उसने 2 भागों में विभाजित। कौन कौन से 2 भाग? प्लेटो का साम्यवाद जो है वह 2 भागों में विभाजित। प्लेटो का साम्यवाद ये 2 भागों में विभाजित है। एक संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने साम्यवाद को 2 भागों में विभाजित किया है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए 2 भागों। अब इसके बाद में अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में क्या है? प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है और विकल्प क्या दिया है? ए संरक्षक वर्ग के लिए, बी सैनिक वर्ग के लिए, सी संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए और डी उत्पादक वर्ग के लिए। तो वास्तव में जो प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया है वह प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद है यह 2 वर्गों के लिए। कौन कौन से 2 वर्ग? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, और शासक वर्ग। और इन दोनों का संयुक्त नाम उसने क्या दिया? इन दोनों का संयुक्त नाम दिया उसने, दोनों को संयुक्त नाम दिया उसने अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, या संरक्षक वर्ग। किसके अभिभावक हैं ये? राज्य के अभिभावक। किसके संरक्षक हैं? राज्य के संरक्षक। तो सैनिक और शासक दोनों वर्ग वास्तव में
संयुक्त नाम इनको संरक्षक वर्ग दिया गया, ये राज्य के संरक्षक हैं। तो ये परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है वास्तव में पूछा गया था पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी की 2000 की परीक्षा में पूछा गया था। और इसमें विकल्प जो दिया गया है उस विकल्प में ये क्या है, संरक्षक वर्ग, लेकिन सी में क्या है, संरक्षक एवं सैनिक दोनों वर्ग। तो देखा जाए तो इसमें दोनों प्रश्नों में सही हम लगा सकते हैं, इसके आंसर दोनों सही होने चाहिए, लेकिन परीक्षा में आपको केवल एक विकल्प चुनना होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसी स्थिति में विकल्प सी को सही टिक करना होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह निकल रहा है कि एग्जामिनर संरक्षक वर्ग जो उपयोग कर रहा है वह शासक वर्ग के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके साथ उसने सैनिक वर्ग भी लिख दिया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे प्रश्न जो विवादास्पद हो जाते हैं वो कुछ इसी तरह के रहते हैं, क्योंकि परीक्षार्थी जैसे ही संरक्षक वर्ग देखता है वह इसको सही निशान लगा देता है और इसको फिर अपना आंसर शीट में रंग भी देता है, आगे बढ़ जाता है। और फिर जब वह परीक्षा के बाद में आता है तो जब रिजल्ट आता है या आंसर की आती है तो अगर इसका आंसर सही सी है तो वह परेशानी अनुभव करता है। तो वास्तव में क्या है, चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में यह और ये ए और सी दोनों के दोनों सही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर लगाया जाना चाहिए सी, संरक्षक एवं सैनिक वर्ग के लिए, क्योंकि वह सैनिक और शासक दोनों वर्गों के लिए था, जिसको संयुक्त नाम संरक्षक वर्ग है। लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने इसमें साथ में सैनिक वर्ग जोड़ दिया है तो इसका अर्थ निकल रहा है कि वह संरक्षक वर्ग का मतलब शासक वर्ग से लगा रहा है और आंसर इसका सी सही माना जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। प्रश्न में क्या उल्लेख है, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और मजबूत बनाने का सहायक यंत्र है। उपर्युक्त कथन किसका है? विकल्प ए है अरस्तु, बी है बार्कर, सी है मैक्सी और डी है नेटलशिप। और यह स्टेटमेंट है नेटलशिप का। नेटलशिप कहते हैं, क्या कहते हैं नेटलशिप? कहते हैं कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है वो वास्तव में वो जितनी अच्छी शिक्षा योजना प्लेटो ने प्रस्तुत की है उस शिक्षा योजना के द्वारा मनुष्य की जो प्रवृत्तियां अच्छी बनेंगी, जो नैतिकता का विकास होगा, उसको मजबूत बनाने का यंत्र यही साम्यवाद है, ये ऐसा कहते हैं नेटलशिप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, नेटलशिप। और इसके बाद में अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। क्या है इस प्रश्न में? किसने कहा कि, क्या कहा? परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। यह किसने कहा है? प्रश्न ये पूछा गया है। और विकल्प क्या दिया गया है? विकल्प ए है एंजल्स, विकल्प बी है बार्कर, विकल्प सी है प्लेटो और विकल्प डी है यूरोपाइड्रस। वास्तव में प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का समर्थन करते हुए बार्कर ने ऐसा कहा था। प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया है उसने दो प्रकार के साम्यवाद का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद। दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद। और प्लेटो ने जो साम्यवाद का उल्लेख किया है दो प्रकार से, इसमें से स्त्रियों के साम्यवाद का उल्लेख सबसे पहले ये किया था यूरोपाइड्रस ने। प्लेटो ने इन्हीं से स्त्रियों के साम्यवाद का वर्णन लिया है। वास्तव में यूरोपाइड्रस ने एक किताब लिखी थी प्रोटेसिलास, इनकी पुस्तक का नाम। यूरोपाइड्रस की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है प्रोटेसिलास। इसी प्रोटेसिलास में यूरोपाइड्रस ने सबसे पहले स्त्रियों के साम्यवाद का उल्लेख किया था और उनके बाद प्लेटो ने जब अपना साम्यवाद का वर्णन किया
तो उन्होंने दो भागों में साम्यवाद का वर्णन किया, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक स्त्रियों का साम्यवाद। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्त्रियों के साम्यवाद का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, तो वह किया था यूरोपाई ड्रज ने, और उसने अपनी पुस्तक प्रोटेसिलास में किया था। लेकिन फिर संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद का विस्तार से वर्णन प्लेटो ने किया, और प्लेटो कहता था कि वास्तव में स्त्रियां परिवार में उनकी प्रतिभा का हनन हो जाता है। और प्लेटो के इसी सिद्धांत का समर्थन करते हुए बार्कर ने क्या कहा, परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा, यह कहा था बार्कर ने। क्योंकि वो कहता था कि जब परिवार में पूरा अभिभावक वर्ग विभाजित नहीं होगा, लोग विभाजित नहीं होंगे, पूरा राज्य पूरा समाज एक परिवार होगा, तो उस दिन राज्य की एकता अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगी। तो इस तरह से स्टेटमेंट है बार्कर का, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, विकल्प बी बार्कर। और अब हम इसके बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो इस 10 नंबर प्रश्न में क्या है, किसने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना अच्छा है। और विकल्प क्या है, ए नेटार्स, बी है मैक्सी, सी नेटलशिप और डी अरस्तु। वास्तव में प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद का सिद्धांत दिया उसमें उसने क्या कहा कि अभिभावक वर्ग अपना परिवार नहीं बसाएगा, और जो उनकी संतान होगी वह राजकीय शिशु गृहों में पलेगी, और न संतान अपनी माता पिता को जान सकेंगे और न माता पिता अपनी संतानों को जान सकेंगे। तो अरस्तु ने प्लेटो के इस साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहा कि जब माता पिता को संतान जान ही नहीं सकेंगे तो ऐसा पुत्र होने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो कोई निकट संबंधी होता है, वह भी अपने निकट संबंधियों को जान लेता है। पुत्र जिसका माता पिता से सबसे ज्यादा लगाव और सबसे अधिक अधिकार होता है, वो अगर अपने माता पिता को ही नहीं जान सकता तो प्लेटोवादी पुत्र होने का क्या लाभ है, उसकी तुलना में निकट संबंधी होना ज्यादा अच्छा है। तो यह स्टेटमेंट था अरस्तु का, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प डी अरस्तु। और अब इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न में क्या उल्लेखित है, प्लेटो के साम्यवाद के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। प्लेटो के साम्यवाद के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, और 4 विकल्प हैं, और इस पर हम विचार करते हैं कि इनमें से उसके साम्यवाद के प्रमुख उद्देश्य क्या था या कौन कौन से थे। पहला विकल्प है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर करना। विकल्प बी है अभिभावक वर्ग में एकता स्थापित करना। विकल्प सी है स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना, और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। विकल्प डी क्या है, उपर्युक्त। तो वास्तव में प्लेटो ने जो अपना साम्यवाद दिया वो किसके लिए दिया, अभिभावक वर्ग के लिए दिया। अभिभावक वर्ग के लिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद, और यह साम्यवाद 2 प्रकार का था, एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद। इसी को परिवार का भी साम्यवाद कहा जाता है, स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद वह कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो अभिभावक वर्ग का है वह अब संपत्ति इकट्ठी नहीं करेगा और अपना परिवार नहीं बसाएगा। वो कहता है कि इससे क्या लाभ होगा कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वह परिवार के मोह में नहीं पड़ेगा, अन्यथा परिवार के मोह में पड़कर वह वास्तव में भ्रष्ट भी हो जाता है और वह राज्य की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसने कहा कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से दूर करना, अर्थात ये सही है, यह उसका साम्यवाद का एक प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा वह क्या कहता था, इससे अभिभावक वर्ग में एकता स्थापित होगी, क्योंकि अगर अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग अलग अलग परिवारों में बटा रहेगा तो उनमें एकता स्थापित नहीं होगी। लेकिन जब वो अपना परिवार ही नहीं बसाएंगे तो क्या होगा,
पूरा का पूरा अभिभावक वर्ग एक परिवार की तरह रहेगा तो उसमें एकता स्थापित होगी, अर्थात यह दूसरा भी सच है, यह भी वह कहता था। तीसरा विकल्प क्या है? स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना। वो कहता था कि जब परिवार बसाया जाता है तो इस परिवार में स्त्रियों की प्रतिभा का हनन हो जाता है। स्त्रियां चूल्हे चौके के काम में ही अपना पूरा जीवन गुजार देती हैं और उनकी योग्यता का कोई लाभ राज्य को, समाज को नहीं मिल पाता और स्त्रियों के साथ न्याय भी नहीं हो पाता। उनमें और पुरुषों में असमानता बनी रहती है। तो अगर परिवार नहीं बसाएगा अभिभावक वर्ग तो स्त्री और पुरुष में समानता भी स्थापित रहेगी। इस तरह से उसने क्या कहा? ये तीनों प्रमुख उद्देश्य थे, अर्थात इसका सही विकल्प क्या होगा? उपर्युक्त शब्द। अर्थात प्लेटो के साम्यवाद के प्रमुख उद्देश्य ये तीनों थे, अर्थात विकल्प डी सही होगा, उपर्युक्त शब्द। और अब इसके बाद में अगला प्रश्न कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12 में? एक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है यह कथन किसका है? और क्या है कथन? प्लेटो यदि आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। यह कथन किसने दिया है या यह कथन किसका है? और विकल्प में क्या है? ए एंजल्स, बी हन्ना आरेंट, सी मैक्सी और डी बार्थर। तो वास्तव में यह कथन मैक्सी का है। मैक्सी ने कहा था कि प्लेटो यदि आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी बड़े साम्यवादी होते, प्रबल साम्यवादी होते। इस प्रश्न का सही आंसर है सी मैक्सी। और अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में क्या उल्लेख है? किसने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है? किसने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा है? तो वास्तव में प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद नेटार्क ने कहा है। और उसने ऐसा क्यों कहा है? वह कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। वह कहता है कि प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, पूरे समुदाय के लिए नहीं है, पूरे समुदाय के लिए नहीं है, के लिए नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि इसका साम्यवाद वास्तव में अर्ध साम्यवाद है, यह केवल अभिभावक वर्ग के साम्यवाद की बात करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी नेटार्क। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया गया है? प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है, दोनों में क्या क्या समानता है ये पूछा गया है। क्योंकि और विकल्प 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी। क्या है विकल्प में? ए है दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ये सच है, दोनों के दोनों साम्यवाद व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं देते बल्कि राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, यह समानता है। और डी ने क्या दिया है? दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सच नहीं, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, केवल प्लेटो आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहता था, केवल प्लेटो। लेकिन आधुनिक साम्यवाद जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया है वह आदर्श राज्य की स्थापना की बात नहीं करता। तो आदर्श राज्य को केवल प्लेटो प्राप्त करना चाहता था, ये समानता दोनों में नहीं है। और विकल्प सी क्या है? दोनों त्याग में विश्वास रखते थे, यह भी सच नहीं है। त्याग में केवल प्लेटो विश्वास रखता था। वह कहता था कि जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है, दोनों के दोनों संपत्ति और परिवार का त्याग करेंगे। तो यह त्याग में विश्वास केवल प्लेटो रखता है और आधुनिक साम्यवाद इसमें विश्वास नहीं रखता। और डी क्या है? दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हैं, यह भी गलत है। दोनों में से कोई भी व्यक्ति के अधिकारों को पर बल नहीं देता, केवल कर्तव्यों पर बल देता है। तो अधिकारों पर बल एक भी नहीं दे रहा है, ना प्लेटो का साम्यवाद दे रहा है ना आधुनिक साम्यवाद दे रहा है। तो इस तरह से इन दोनों में समानता केवल एक बिंदु पर है, वो क्या है? दोनों व्यक्ति की तुलना में
राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए। और अब इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आज के अंतिम प्रश्न में क्या है? प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये हमें देखना है। और विकल्प 4 दिए गए हैं। ये क्या है? प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप आध्यात्मिक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का स्वरूप भौतिक है। यह सच है, क्योंकि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो त्याग की बात करता है, त्याग में विश्वास रखता है, अर्थात उसका स्वरूप आध्यात्मिक है। और जो आधुनिक साम्यवाद है यह भौतिक स्वरूप का है, क्योंकि यह पाने में विश्वास रखता है, आर्थिक हित की बात करता है, इसलिए इसका स्वरूप भौतिक है, भौतिक जगत से संबंधित है, अर्थात यह सत्य है। और विकल्प बी क्या है? प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है, यह भी सच है। और आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू होता है, ये भी सच। आधुनिक समाजवाद संपूर्ण समाज पर लागू होता है, आधुनिक साम्यवाद वह, और जबकि प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है, अर्थात विकल्प बी भी सत्य है। और विकल्प सी क्या है? प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है, और जबकि आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य आर्थिक है। प्लेटो क्या कहता था? आदर्श राज्य की स्थापना, अर्थात उसका लक्ष्य आर्थिक है। और आधुनिक साम्यवाद क्या कहता है? आर्थिक असमानता को पूरी तरह समाप्त करना, अर्थात उसका लक्ष्य आर्थिक है। इसका अर्थ यह होता है कि विकल्प सी भी सच है, यह भी सत्य है। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों सत्य हैं, और विकल्प डी में क्या दिया है? उपर्युक्त सभी, अर्थात उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस तरह से आज के यह 15 प्रश्न थे हमारे, और फिर अगले वीडियो में हम 15 प्रश्न लेकर फिर आएंगे प्लेटो भाग 4 में। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को बार बार देखकर इसमें प्रश्नों के माध्यम से जो व्याख्याएं हमने दी हैं उसका लाभ उठाएं, क्योंकि उस व्याख्याओं से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपको अगर यह प्रश्न परीक्षा में सीधे आ जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। लेकिन यदि नए प्रश्न भी बनते हैं तो इन व्याख्याओं को समझने के बाद में आप उन नए प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई जानकारी चाहते हो तो हमारे इन नंबरों पर, जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए